हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स, जिसमें हम समझेंगे कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर द बैंक ऑडिट एंड देन हम लेंगे नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के बाद हम समझेंगे ऑडिट अप्रोचेस जो हमें फॉलो करने हैं, जो हमें लगाने हैं फॉर आइटम्स ऑफ P&L। और साथ में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो समझने वाले हैं लाइक एडवांसेस एंड एनपीए। अब आप सोच रहे होगे कि आपने ये सब अकाउंट्स में भी पढ़ा है, तो हाँ, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम इन दो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक ऑडिट। ऐसा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अब बैकबोन क्यों होती है? क्योंकि ये एसेंशियल है, ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जैसा कि आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो या डिफ्लेशन हो रहा हो या किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी हो, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आरबीआई। वो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाएगी, वो मनी सप्लाई में चेंजेस लाएगी। और कुछ इसी प्रकार जो ये बैंकिंग सेक्टर होती है, ये सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को हैंडल करती है, साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करती है। और इसी वजह से ये बैंकिंग सेक्टर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। पर साथ ही साथ ये बैंकिंग सेक्टर बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये डेली नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी हैंडल करती है। हम किसी एक बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बैंक के लिए भी ये नहीं सोच सकते, ये नहीं बता सकते एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करती होगी या उसे हैंडल करती होगी, मैनेज करती होगी। तो यहाँ तो पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है। इस वजह से ये बहुत ही क्रूशियल होता है। ऑल्सो ये साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है टू रेप्यूटेशनल रिस्क। आपको शायद पता होगा, अगर आपने किसी को चेक दिया है, सामने वाले ने चेक लगाया, आपके अकाउंट में पैसे हैं, फिर भी अगर बैंक की किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो चेक बाउंस हो जाता है, तो आप बैंक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। क्योंकि वो बैंक की गलती थी, आपने जो चेक दिया था, आपके पास अकाउंट में पैसे थे इसलिए दिया था। अब आपको लग रहा होगा चेक बाउंस होने से क्या होगा। पहला तो चेक बाउंस होता है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। दूसरा, वो आपकी सिविल स्कोर को, आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर हाईली सेंसिटिव होता है टू रेप्यूटेशनल रिस्क। और इसी तरह जैसे कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ रिस्क होते ही है, लाइकवाइज बैंकिंग सेक्टर भी एक्सपोज्ड होता है टू वेरियस रिस्क इन इट्स ऑपरेशंस। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो हेल्दी रहे, सेफ़ रहे और साउंड रहे। और ये सेफ़ और साउंड बैंकिंग सेक्टर मेंटेन करके रखने को सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि सपोर्ट की जाएगी बाय क्वालिटी बैंक ऑडिट्स। तो अब बैंक की ऑडिट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कितने प्रकार की बैंक्स होती हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किए हैं कुछ 6 टाइप्स ऑफ बैंक्स, जो है कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब ये होते क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, अभी आप पहले ये जब समझोगे ना, ये पढ़ोगे, तो आपको लगेगा अरे ये सब तो एक नॉर्मल बैंक करती है। दैट इज़ ये जो हम 6 टाइप पढ़ रहे हैं, शायद ये सब के सब बैंक ये काम करती होंगी। बट जब आप पूरे ये 6 टाइप पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, कमर्शियल बैंक्स क्या होती है? दिस आर मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो प्रोवाइड कराती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसको? जनरल पब्लिक को और कुछ अदर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को। इनके मेन काम क्या होते हैं कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और लोन्स एडवांसेस ग्रांट करेंगे। और कमर्शियल बैंक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक। ऑल दिस बैंक्स आर कमर्शियल बैंक। तो वहीं रीजनल रूरल बैंक्स क्या होती हैं? दीज आर नोन एज आरआरबीज, जो सिचुएटेड होती है, सेटअप होती है रूरल एरियाज़ में इन डिफरेंट स्टेट्स। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है? वाइड स्प्रेड होता है। वहीं रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? वो सिचुएटेड होते हैं रूरल एरियाज़ में टू कैटर बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़। जैसे मान लो फार्मर्स या जो भी विलेजर्स होते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को कैटर करने के लिए बनाई गई होती है रीजनल रूरल बैंक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब ग्रामीण बैंक,
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक एट्सेट्रा। अब आपको समझ आया होगा कि कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स में क्या डिफरेंस है। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स, ये पूरी तरह से कमर्शियल बैंक की तरह ही ऑपरेट करती है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि ये सिचुएटेड होती है, ये सेटअप होती है अंडर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और गवर्न की जाती है बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। और ये यूजुअली कैटर करती है नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स। अब रूरल सेक्टर देख के आपको लग रहा होगा क्या आरआरबी से सेम है? नहीं, आरआरबी में कुछ ऐसा बोला था कि ये इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होगी, नहीं। बट फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स ये बहुत क्लियरली आपको बता दिया गया है कि या तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। देन कम्स योर पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक एक न्यू टाइप ऑफ बैंक है जो आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। ये अलाउड होते हैं टू एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स, बट ये लोन इशू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। अब कमर्शियल बैंक और इसके बीच क्या डिफरेंस है? कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है तो साथ में वो लोन्स और एडवांसेस भी ग्रांट करता है, पर ये लोन्स, एडवांसेस, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ इशू नहीं कर सकते। बट फिर भी कस्टमर्स यहाँ पे अपना करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एट्सेट्रा। द ओनली डिफरेंस एंड द मेन डिफरेंस हियर इज़ कि ये लोन ग्रांट नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक्स एट्सेट्रा। अच्छा, ये एक दो एग्जांपल याद रखना ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक। देन डेवलपमेंट बैंक्स, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करके बनाई गई है कि ये प्रोवाइड करेगी फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। डेवलपमेंट बैंक आया मतलब समझ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट। देन एट लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सेटअप किया गया है आरबीआई के द्वारा ताकि ये प्रोवाइड करा सके बेसिक फाइनेंशियल और बैंकिंग फैसिलिटीज़ अनसर्व्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, लाइक स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एट्सेट्रा। अब बहुत से बच्चे ना इसको आरआरबी से जोड़ के सोचेंगे, तो आरआरबी में क्या लिखा था कि वो रूरल एरियाज़ में सेटअप होती है, रूरल एरियाज़ में सिचुएटेड होती है। दैट इज़ वो रूरल एरिया के कोई भी लोग हों, हर एक को वो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है ये मेनली, ये बेसिकली बनाई किसके लिए जाती है? अनसर्व्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब फार्मर्स भी तो कितने तरह के होते हैं ना, कुछ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स तो कुछ बहुत बड़े फार्मर्स होते हैं। तो जो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो ये अनसर्व्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग होते हैं, इनके लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाई गई है। आई होप आपको ये 6 टाइप्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और अब जहाँ बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही हो वहाँ पे तो आरबीआई की बात होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इज़ द रेगुलेटिंग बॉडी, दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जो एक्ट करती है एज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होती है इन बैंक्स के डेवलपमेंट और सुपरविज़न के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिटरमाइन करने को जो भी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरी होगी इन कंजक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज़ आपको दिख रहा है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, आपको मार्केट से पैसा थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, लिक्विडिटी थोड़ी कम करनी है, मनी सप्लाई कम करना है। तो आरबीआई डायरेक्ट ये नहीं करती, पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करती है, उनकी कंसल्टेशन में रह के, उनसे कंसल्ट करने के बाद वो अपनी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज़ में चेंजेस लाती है, उस समय जिस भी चीज़ की नीड हो उसे ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ वो रेगुलेट करती है एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? issuance of currency, regulation of currency issue, acts as a banker to the central and state government,
एंड एक्टिंग एज अ बैंकर टू कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स। दैट इज़ अगर बैंक्स को कोई इशू हुआ, अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो आप बैंक के पास जाते हो लोन उठाने। अब बैंक को दिक्कत है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। इसलिए आरबीआई एक्ट करती है एज अ बैंकर टू द कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स। ऑल्सो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को कोई इशू है तो वो भी जाएंगे आरबीआई के पास। और इसी के साथ साथ ये तो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। दैट इज़ जो अभी 500 के मार्केट में 2000 के नोट है वो इशू कौन करता है, आरबीआई। उन्हें रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। फिर वो एक्ट करती है एज बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स। किसी भी बैंक के पास इतनी राइट नहीं है कि वो कमेंस कर सके अपना बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। दैट इज़ किसी भी बैंक को अपना काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले आरबीआई से लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा। और आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो कभी भी किसी भी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक ज़रूरी है फॉर हेल्दी सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग ऑपरेशंस कंडक्टेड ओनली एट ब्रांचेस। जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, लाइक लोन ग्रांट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ये सब ब्रांचेस में ही होते हैं। अब आप ना एसबीआई की हेड ऑफिस में जाके ये नहीं बोलोगे अरे मेरे पास 50,000 है चलो डिपॉजिट कर लो, नहीं। इसके लिए आप जाओगे एसबीआई की ब्रांच में। ये जो अदर ऑफिसेज होते हैं ये एक्ट करते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, जो ले डाउन करते हैं पॉलिसी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दैट इज़ आपको पता होगा हर बैंक का ना एफडी पे इंटरेस्ट अलग होता है, कोई आपको कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज देगी तो दूसरी कुछ और परसेंटेज। अब वो किस परसेंटेज पे आपको एफडी प्रोवाइड कराएगी, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब कौन बताता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। और ये जो भी पॉलिसी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स ये बताते हैं, ये डिफाइन करते हैं, ये होती है इन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी पोजीशंस। ऑल्सो उनको ध्यान में रखते हुए चलना होता है, कंप्लाई करते हुए चलना होता है विद एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस, जो कवर करेगी हर एक ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट को। साथ ही साथ ये स्टिपुलेट करते हैं, ये हैंडल करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर को, फिक्स करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी को। दैट इज़ इन ऑफिसेस का मेन काम क्या होता है, एक अफेक्टिव सुपरविजन, मॉनिटर और कंट्रोल करना बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को, और एट लास्ट सीक करना फेथफुल कंप्लायंसेस ऑफ बैंक लेट डाउन पॉलिसीज प्रोसीजर्स कंट्रोल्स एंड डील विद डेविएशंस देयर फ्रॉम। दैट इज़ जो भी पॉलिसीज सिस्टम उन्होंने बनाई है उसके साथ भी कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं ये चेक करना, और अगर किसी भी तरह का डेविएशन दिख रहा है तो उससे डील करना। तो ये पढ़ के हमें क्या समझ आया कि बैंकिंग ऑपरेशंस कहाँ कंडक्ट होते हैं, ब्रांचेस में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कुछ एक्ट्स हैं ना जो बैंक को गवर्न करते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सी बैंक है। जैसे बैंक्स में लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई में लगता है एसबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, आरआरबी पे लगता है आरआरबी एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर वो स्टॉक मार्केट पे डील कर रही हो तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। फिर जैसा कि बैंक्स क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। और ये भी जो ये सब जो भी एक्ट्स अभी हमने ऊपर पढ़े उनके अलावा जो प्रोविज़न होता है आरबीआई का, आरबीआई एक्ट का, वो भी साथ में अफेक्ट करता है एक बैंक की फंक्शनिंग को। दैट इज हमने अभी जितने भी एक्ट्स पढ़े ना ऊपर, जैसे बैंक क्रेडिट तो प्रोवाइड करा सकती है, अब क्या बेसिस पे करेगी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट। उसके साथ साथ उसके जो भी फंक्शन है उसे गवर्न करेगा आरबीआई। अब ये आरबीआई एक्ट ने ना बहुत ज़्यादा पावर्स दिए, वाइड पावर्स दिए आरबीआई को कि वो डायरेक्शन दे सके बैंक्स को कि उन्हें कैसे फंक्शन करना है, किस तरीके से काम परफॉर्म करना है। पिक्यूलियरिटीज़ इन्वॉल्व, पिक्यूलियरिटीज़ का मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेट। ये कुछ चीज़ें जो आप किसी भी टाइप की बैंक उठा लो आपको ये तो दिखेंगी ही, लाइक ह्यूज वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। फिर वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक्स नेटवर्क, large range of products and services offered, extensive use of technology, strict vigilance by the banking regulators,
ये कुछ 4-5 क्वालिटीज़ बोल लो, ट्रेट बोल लो, ऐसी है जो तुम्हें हर बैंक में देखने को मिलेगी। हर बैंक में ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होंगे, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। देन टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड जनरली। देखो प्रेजेंटली जो ये स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं, अब ऑडिट कर रहे हैं तो ये ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करेंगे ही, बट ऑडिट रिपोर्ट के साथ ये कौन सी रिपोर्ट्स इशू करते हैं? रिपोर्ट्स ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। ये पढ़ के कुछ याद आया, जब हम चैप्टर 8 में ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें सेक्शन 143 डिस्कस करते वक्त हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक ऑडिटर को किसी भी कंपनी की ऑडिट करते वक्त रिपोर्ट प्रोवाइड करानी है ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर कोई ऐसी बैंक है जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, तो उन बैंक्स के लिए भी ये रिपोर्ट इशू होगी, जो हम नॉर्मली एक एनेक्जर की तरह देते हैं टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट। दैट इज़ अलग से एक रिपोर्ट इशू नहीं होती है, बस एक एनेक्जर की तरह, एक वर्किंग नोट की तरह ऐड हो जाएगी, जो होगी एज पर द गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय द ICAI। फिर एक रिपोर्ट इशू होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। और जैसा कि आपको पता होगा बैंक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे SLR रिक्वायरमेंट आएगी। SLR रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? जो आप इंटरेस्ट रेट्स पढ़ते हो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड ऑल, इनके रिगार्डिंग इनसे कंप्लायंस हो रही है इस चीज़ की रिपोर्ट। देन रिपोर्ट ऑन वेदर जो भी ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ RBI या नहीं। रिपोर्ट ऑन वेदर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग हैव बीन मेड एज पर द गाइडेंस इशूड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं उन्होंने ना एडवांस अकाउंट में ये सब चीज़ें पढ़ी होगी कि किस तरीके से हम इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, एसेट क्लासीफाई करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। Then report on whether any serious irregularity was noticed in the working of bank which requires immediate attention। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम किसी भी एंटिटी की ऑडिट करने जाते हैं, अगर हमें कोई ऐसी इशू दिखती है, कोई ऐसी इरेगुलरिटी दिखती है जिसमें रिक्वायर्ड होता है इमीडिएट अटेंशन डिवोट करना, तो वो तो हम अलग से शो करते ही हैं। Then report on status of the compliance by bank with regard to implementation of recommendations of the Ghosh Committee relating to fraud malpractices and the recommendations of Jilani Committee on internal control and inspection credit system. Report on instances of adverse credit deposit ratio in the rural areas। अब ये सब कुछ चीज़ें जो अभी आपको डिटेल में समझ नहीं आएंगी, ये तो अभी आपको बस याद करनी होगी। तो अभी तक ना हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है बैंक्स का, बैंकिंग सेक्टर का, RBI का। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स। जहाँ एक समय में कस्टमर्स को फिजिकली विजिट करना होता था ना बैंक, किसी भी तरह के डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र के लिए, वही अब एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा गया है बैंकिंग सिस्टम में, एज जो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से अब बैंक पहुंच गई है हर एक कस्टमर के पास, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उनकी कंफर्ट के हिसाब से। दैट इज़ एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। और ये कैसे? तो बाय लेटिंग देम एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस। दैट इज़ आज के टाइम पे जो आप मोबाइल बैंकिंग करने लगे हो, नेटवर्क बैंकिंग करने लगे हो, ऐसे ये सब स्टोर होती है एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में ऑन बैंक सर्वर। अब ऐसे जितने भी मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं ना, उनके पास एक एक्सेस आ गया इंटरनेट का, मोबाइल बैंकिंग का, कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू जो ये मनी ट्रांजैक्शन हो रही है फ्रॉम द इंसेप्शन टू फिनिश, दैट इज़ फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, वो बहुत ही स्पीड हो गई है, बहुत ही स्मूथ हो गई है थ्रू बैंकिंग। अब ये सब चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सटेंसिव एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, जो भी अवेलेबिलिटी और एक्सटेंसिव यूज़ है टूल्स का, उसको लेके बैंक कुछ अचीव नहीं कर पाई है या उस पर एक एसेलरेटेड ग्रोथ नहीं देख पा रही है। और इसी वजह से ना वो वेंचर कर पा रही है, ना वो ढंग से ऑफर कर पा रही है एक वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज टू देयर कस्टमर। पर अब जैसा कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, हर चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है, इसकी वजह से जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो गई है, दैट इज़ बहुत बढ़ गई है ट्रांजैक्शन। पहले तो आप अपने साथ कैश रखते थे, अब आप कैश रखते ही नहीं हो। आपको मतलब 1 रुपए की चॉकलेट भी खरीदनी हो ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गूगल पे, फ़ोन पे से पे करते हैं।
जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है ये इंश्योर करना कि जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा जाए। दैट इज़ कि वो फ्री हो फ्रॉम एरर्स, ओमिशंस, इरेगुलरिटीज़, फ्रॉड्स। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये बैंक्स कुछ खास अच्छी खासी अचीवमेंट नहीं गेन कर पा रही है रिगार्डिंग इट्स टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी की इन चेंजेस, इन चैलेंजेस को देखते हुए जो बैंक की मैनेजमेंट्स होती है वो कंटिन्यूसली एंडिएवर करती है, दैट इज़ वो हार्ड वर्क करती है, वो अपने साइड से बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसे रोबस्ट रख पाए, दैट इज़ उसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख पाए, सेफ और सिक्योर रख पाए, और साथ ही साथ में कन्वीनियंट और एक्सपीडिशियस, दैट इज़ स्पीड रख पाए फॉर द कस्टमर्स। और अब इस जो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है इस एनवायरनमेंट, ये बहुत ही इम्पेरेटिव है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऑडिटर फेमिलियर हो और सेटिस्फाइड हो कि जो भी नॉर्म्स और पैरामीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो एज़ पर लेटेस्ट एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइन ही है, और वो बिल्ड किए गए टू द सिस्टम दैट जनरेट्स इंफॉर्मेशन डेटा हैविंग बियरिंग ऑन द क्लासिफिकेशन, प्रोविजन एंड इनकम रिकॉग्निशन। दैट इज़ जो भी इनकम रिकॉग्निशन की जा रही है, प्रोविजनिंग की जा रही है, क्लासिफिकेशन की जा रही है, वो एज़ पर लेटेस्ट नॉर्म्स और पैरामीटर्स ही की जा रही है। दैट इज़ आपको पता होगा कि कितने प्रोविजन बनाने हैं, इसके परसेंटेजेस बीच में कुछ टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मान लो पिछले साल 5% था, इस बार हो गया 7%। तो सबसे पहले ना ऑडिटर को ये एग्री करना होगा, ये सेटिस्फाई करना होगा खुद को कि जो भी प्रोविज़न इस बार बनाए गए वो इस 7% के बेसिस पे ही बनाए गए हैं। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा, वो इस अजम्पशन के साथ नहीं चलता रहेगा कि जो सिस्टम है वो तो भाई अच्छी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगी और बिना किसी एविडेंस के बस उस पर रिलाई कर लेगा। वो अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज़ करेगा, प्रूडेंस को यूज़ करेगा, जब भी उसे फील हो कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो हमें मैनुअली चेक करना चाहिए, मैनुअली परफॉर्म करके उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना चाहिए। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। नाउ व्हाट इज़ अवर बैंक ऑडिट अप्रोच। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम ड्रॉ करते हैं अपना ऑडिट प्लान। अब आपका ऑडिट प्लान क्या बेसिस पे बनेगा कि किस नेचर की और क्या लेवल ऑफ ऑपरेशंस इस बैंक में हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, कौन से टाइप की बैंक है पहले ये जानो, उससे नेचर पता चलेगा, फिर लेवल ऑफ ऑपरेशंस पता चलेंगे, क्या नेचर है यहाँ पे एडवर्स फीचर्स के, कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो रही है, कितनी ह्यूज वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रही है। फिर जो प्रीवियस रिपोर्ट्स इशू हुई है उसके बेसिस पे ये चेक करो कि ये कितना अच्छे से कंप्लाई करते चल रही है, क्या लेवल ऑफ कंप्लायंस है इस बैंक की। ऑडिट रिस्क यहाँ पे क्या हो सकती है बेस्ड ऑन क्या इनएडिक्वेसीज है, ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, फेमिलियराइजेशन है। इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपना ऑडिट प्लान। देन वी विल चेक कंट्रोल एक्टिविटीज़ एट द बैंक। अब अभी तक हमने जो भी इंट्रोडक्शन बैंक के बारे में लिया उससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो मिटिगेट कर पाए, कम कर पाए अपने रिस्क को। ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जो रिस्क भी घटाए, साथ ही साथ इफेक्टिव सेग्रीगेशन करे ड्यूटीज़ की, जो इंश्योर करे एक्यूरेट मेजरमेंट हो, रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस हो, अच्छी तरीके से वेरीफाई और अप्रूव करे हर एक ट्रांजैक्शन को, रिकंसाइल करे उनकी पोजीशन को, उनके रिजल्ट्स को, हर चीज़ की एक लिमिट सेट करे, रिपोर्ट करे, अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस हो, फिज़िकल सिक्योरिटी की अप्रूवल हो, कंटिजेंसी प्लानिंग हो। दैट इज़ ऑल ओवर एक ऐसा कंट्रोल हो जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से मेंटेन और रेगुलेट करके चले। अब इन कंट्रोल एक्टिविटीज़ को लेके क्या कॉमन क्वेश्चंस या स्टेप्स होते हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड। हु, व्हाट, व्हेन, कौन परफॉर्म कर रहा है इन कंट्रोल्स को, क्या जो इस कंट्रोल को परफॉर्म कर रहा है उसके पास रिक्विजिट नॉलेज है, अथॉरिटी है कि वो परफॉर्म करे इस कंट्रोल को। एंड देन क्या एविडेंस है जो ये बताए कि हाँ, ये प्रूफ करे, ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि हाँ ये कंट्रोल परफॉर्म किया जा रहा है। और अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो कहाँ और किस फ्रिक्वेंसी के साथ ये कंट्रोल परफॉर्म किया जा रहा है। जिस फ्रिक्वेंसी के साथ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो इनफ है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। तो हम कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बारे में समझते वक्त, उसे परफॉर्म करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, किन क्वेश्चंस को, किन इन्फॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, कौन वो कंट्रोल परफॉर्म करता है, अगर वो उस कंट्रोल को परफॉर्म कर रहा है तो क्या उसके पास उतनी नॉलेज है, अथॉरिटी है,
क्या एविडेंस है कि ये कंट्रोल सच में परफॉर्म हुई है, और अगर सच में परफॉर्म हुई है तो कब और किस फ्रीक्वेंसी के साथ, और अगर एक फ्रीक्वेंसी दी है तो ये चेक करना है कि क्या वो फ्रीक्वेंसी इनफ है कि हम प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पाए रोमम को। देन अगर ये एविडेंस है ना अवेलेबल, तो कहाँ है, वेयर वेयर इज़ द एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिटेन। कहाँ पे ये एविडेंस रखा गया है, कितने टाइम के लिए ये एविडेंस रिटेन किया गया है, क्या ये एविडेंस एक्सेसिबल है, अवेलेबल है फॉर ऑडिट। अब मैं बोलती हूँ हाँ हाँ एविडेंस तो है, इस ऑफिस में रखा है, लेकिन अवेलेबल नहीं है फॉर ऑडिट, मतलब आपको दिया नहीं जाएगा, तो क्या ये मतलब यूज़फुल हुआ, नहीं। देन कंट्रोल क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, रीज़न होगा वाई इज़ दिस कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, और इसे परफॉर्म करने की वजह से किस टाइप के एरर्स प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट किए जा चुके हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ इज़ द कंट्रोल परफॉर्म्ड, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज़। अब कैसे परफॉर्म हुआ कैसे जानोगे, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, अब किस टाइप की तुम कंट्रोल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, क्या ये एक्टिविटीज़ बाईपास की जा सकती है। दैट इज़ 4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, सामने वाले ने सिर्फ 3 परफॉर्म कर दी, दैट इज़ एक एक्टिविटी बाईपास कर दी। और अगर किसी भी इस तरह का बाईपास किया गया है तो क्या वो डिटेक्ट किया जा सकता है, और अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन या डेविएशन देखने को मिलेगा तो वो किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, क्या टाइम फ्रेम होगा इन मैटर्स को रिजॉल्व करने का, इन एक्सेप्शंस और डेविएशन को रिजॉल्व करने का। मतलब हर चीज़ जाननी है, कौन कब कहाँ कैसे क्यों, कौन परफॉर्म कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस फ्रिक्वेंसी से कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप 2 से 4 बार भी पढ़ोगे ना आपको एकदम ईजिली याद हो जाएंगी। देन एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, अभी वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं एंगेजमेंट टीम क्या होती है। तो जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं इस एंगेजमेंट को, जो भी एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सब मिला के एक साथ इन कनेक्शन विद द एंगेजमेंट फॉर्म करते हैं एंगेजमेंट टीम। और इस एंगेजमेंट टीम को टाइम टू टाइम डिस्कशंस होल्ड करनी चाहिए ताकि एक बेटर नॉलेज ले पाए, अंडरस्टैंडिंग ले पाए बैंक की, उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, और असेस कर पाए कि क्या पोटेंशियल है वहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अकर होने का, एग्जिस्ट करने का। और ये जो भी डिस्कशंस है ये अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट की जानी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये जो भी डिस्कशन होती है ना मेंबर्स के बीच में, एंगेजमेंट टीम के और ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में, ये हम करेंगे ऑन ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बैंक्स ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल स्टेटमेंट्स। दैट इज़ कितना ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है एक ब्रांच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियल स्टेटमेंट का। और जनरली ये जो डिस्कशंस होते हैं ये प्लानिंग स्टेज में किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, पूरी चीज़ें डिस्कस करके ही तो प्लान करोगे ऑडिट। अब ये जो एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन होती है ये ऑर्डिनरीली इंक्लूड करती है डिस्कशन ऑन फॉलोइंग मैटर्स। क्या एरर्स हैं जिनकी अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे कौन से एरर्स हैं जो प्रायर ईयर में, प्रीवियस ईयर्स में अकर होते देखे गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऐसे कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू जो भी ये फ्रॉड है ना ये छुपाया जा सकता है बाय बैंक पर्सनल या अदर पर्टिकुलर्स, अकाउंट बैलेंसेस और अदर डिस्क्लोजर्स। क्या ऑडिट रिस्पॉन्सेज होनी चाहिए टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें पूरे ऑडिट के वक्त ज़रूरी है, देयर इज़ अ नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे कौन से एरर है जिनके अकर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, या कौन सी पहले आइडेंटिफाई की गई है, क्या मेथड्स है जिसके थ्रू फ्रॉड को प्रेपरेटेड किया जा सकता है, क्या ऑडिट रिस्पॉन्सेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना है। एंड अगर आप में से किसी भी मेंबर की नज़र में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे देर इज़ अ नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशंस जो इंडिकेट करती है मटेरियल में स्टेटमेंट जो अकर हुई है, तो वो करना होगा। दैट इज़ अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जो किसी भी तरह से इंडिकेट कर रही है टूवर्ड्स मटेरियल में स्टेटमेंट, तो हमें हमारे बाकी टीम मेंबर्स को उस इन्फॉर्मेशन को लेके अलर्ट करना होगा। अब ऐसे डिस्कशन का एडवांटेज क्या होता है, आपको डिस्कशन पढ़ के ही समझ आ गया होगा एडवांटेज। इन मटेरियल में स्टेटमेंट की क्या ससेप्टिबिलिटी हो सकती है ना, हम जब ये चेक करेंगे तो इससे हमें ये भी समझ आ पाएगा, हमारी टीम को ये समझ आ पाएगा कि किस तरह से कंसिडर करना है एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को टू दिस फ्रॉड रिस्क, इंक्लूडिंग एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। साथ ही साथ ये पार्टनर को हेल्प करता है टू डेलीगेट द वर्क टू एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू डिटरमाइन द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हेन फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड।
दैट इज़ आपने सब चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आपको ये समझ आ गया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करने के लिए मुझे किसे अपॉइंट करना है, और अगर यहाँ पे फ्रॉड दिखा तो हमें उस फ्रॉड के लिए क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। फर्दर जो ये ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो रिव्यू कर सकता है द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू फ्रॉड। दैट इज़ हमें ये डिस्कशन करके ये समझ आ जाता है कि क्या हमें किसी एक्सपर्ट को, किसी स्पेशलिस्ट को अपने साथ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है अपनी टीम में। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब ये इनकम रिकग्निशन पॉलिसी में तो बस हमें यही समझना है कि अगर कोई एनपीए अकाउंट है ना, तो उस अकाउंट में से हम सिर्फ इनकम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम वो एक्चुअली में रिसीव करें, ना कि जब वो ड्यू हो। अब एनपीए अकाउंट क्या होता है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अब हमारा टॉपिक 4 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।